नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश के आज के इस वीडियो में यह वीडियो उपयोगी होगा सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ामिनी के लिए। और आज का ये वीडियो जो है वो लिटरेचर सीरीज़ का है, प्रोज़ एंड पोइट्री। तो इसमें पोइट्री सेक्शन में हम लोग फर्स्ट पोएम पढ़ने जा रहे हैं जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा हुआ है और उसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। उस पोएम का नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। तो ये आपका पोएम है। पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। यह पोएम किसके द्वारा है? दिस पोएम हैज़ बीन डन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं कौन? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो अमेरिकन पोएट हैं। कौन सा पोएट है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट is a poet from America of the 20th century. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है an American poet, an American poet. रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है? an American poet of the 20th century. ऑफ द 20th century. क्लियर है? ही वॉज बॉर्न, उनका जन्म हुआ था। ही वॉज बॉर्न ऑन 26th March. ही वॉज बॉर्न ऑन ही वॉज बॉर्न ऑन March 26th, 1874 and died on 29th January 1963. He died at the age of 88. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो अमेरिकन पोएट हैं, 20वीं सदी के कवि हैं। कौन से कवि हैं? अमेरिकन पोएट हैं। ये 20th सेंचुरी के कवि हैं, मॉडर्न एज के कवि हैं। और इनका जन्म 26 मार्च 1874 का हुआ है और डेथ इनका 29 जनवरी 1963 का है। और इनकी मृत्यु जो है वो 88 ईयर्स के जब होते हैं तब होती है। तो इनकी कविताओं में क्या डिफरेंस है? ये आधुनिक ज़माने के कवि हैं। ये बहुत ही छोटी कविताएं लिखते हैं जिसे अभी पढ़िए, अभी समझिए और उसका अभी लाभ उठाइए। क्लियर है? इनकी जो अभी ये डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है वह सिंगल लाइन की पोएम है, एक लाइन की पोएम है, एक ही फुल स्टॉप है, जिसे 2 स्टेंजा में इन्होंने कविता को, पोएम को पूरा किया है और प्रत्येक स्टेंजा में 4 लाइन है। तो ये 8 लाइन की पोएम लिखे हैं जो सिंगल लाइन में है, एक ही फुल स्टॉप है और बहुत छोटी सी कविता है। हमारे यहाँ इन इंडिया तुलसीदास जी, वेद व्यास जी, ये सभी लोग पोएम्स लिखे हैं। रामायण है, महाभारत हैं, ये सभी लोग पोएम्स लिखे हैं। ये बड़ी लंबी कविताएं लिखते हैं जिसको पढ़ने में कई वर्ष लग जाते हैं। क्लियर है? और फिर पढ़ते पढ़ते बहुत सारे उम्र निकल जाते हैं
हम उसका लाभ उठा भी पाते हैं और नहीं भी उठा पाते हैं। तो इस प्रकार से ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो अमेरिकन आधुनिक ज़माने के कवि हैं। कविताएं बहुत छोटी लिखते हैं, जिसे अभी पढ़िए, अभी समझिए और उसका लाभ अभी उठाइए। तो इस प्रकार से हमने अबाउट द पोएट यानी कि कवि के बारे में बहुत ही छोटी सी जानकारी हमने लिया। रहने वाले अमेरिका के, किस युग के, 20वीं सदी के, जन्म कब हुआ 26 मार्च को 1874 में, और मृत्यु कब हुई 29 जनवरी 1963 को, और कितने वर्ष की उम्र में इनका देहांत हुआ 88 वर्ष की उम्र में। तो ये छोटा सा एक संक्षिप्त जानकारी हम लोगों ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में लिया है। अब हम लोग थोड़ा सा इस कविता के बारे में, इस पोएम के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेंगे। क्लियर है? तो अब हम लोग चल रहे हैं अबाउट द पोएम। इस कविता के बारे में, कौन सी कविता के बारे में, कौन सी पोएम के बारे में? ये डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले रहे हैं। कहने का अर्थ है कि आधुनिक ज़माने में मानव की जो बीमारियां हैं वो कुछ अलग है। क्लियर है? हमारे यहाँ दो तरह की बीमारियां हैं, एक फिजिकल शरीर से संबंधित और दूसरा है मेंटल यानी कि मानसिक रोग। तो जितने हॉस्पिटल हैं फिजिकल वो तो है ही, लेकिन पोएट भी एक तरह का डॉक्टर होते हैं और उनकी कविताएं एक तरह की डिस्क्रिप्शन होती है और उसमें वो दवाइयाँ लिखते हैं जिसके उपयोग में लाने से हमारी मेंटल डिजीज़ समाप्त हो जाते हैं। तो इस आधुनिक ज़माने में कवि ने यह पाया कि इस संसार में मानसिक रोगियों की संख्या बहुत है और उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रीटमेंट। तो अभी इन दिनों मेंटल डिजीज़ क्या है? मेंटल डिजीज़, हमारा मेंटल डिजीज़ क्या है? हमारा मेंटल डिजीज़ है आपको सैडनेस, ये हमारा सैडनेस है। डिप्रेशन है, ठीक है ना, और होपलेसनेस, ठीक है, ये होपलेसनेस। तो ये सभी, उदासी है, डिप्रेशन है, निराशा है, हताश है, बेचैनी है, ये सब हमारे मेंटल डिजीज़ है। क्लियर है? तो कवि ने क्या पाया कि आधुनिक ज़माने में बहुत सारे लोग इन बीमारियों से ग्रसित है। तो कवि ने इन बीमारियों को परखा और फिर उन्हें दूर करने के लिए उसने एक डिस्क्रिप्शन लिखा और उस डिस्क्रिप्शन का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ये हमारे डॉक्टर हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से बीमारी का नाम उन्होंने बताया और इसका ट्रीटमेंट भी उन्होंने दिया। क्या ट्रीटमेंट दिया? तो उन्होंने कहा कि हम प्राकृतिक दृश्यों का भ्रमण करें, नेचुरल साइट्स या सीन जो है उसका हम भ्रमण करें और फिर उनका आनंद लें, एंजॉय। गो टू द नेचुरल साइट। गो, क्या बताया उन्होंने कि नेचुरल साइट्स जो हैं, नेचुरल साइट्स का हम टूर करें। क्या करें? टूर। नेचुरल साइट्स का हम टूर करें और फिर हम उनका एंजॉय करें। क्या करें? एंजॉय। एंड एंजॉय देम। और हम उन सभी चीज़ों का, प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लें। और जब हम प्राकृतिक दृश्यों का टूर करेंगे, उसका आनंद उठाएंगे, तो हमारा जो ये मेंटल डिजीज़ है, सैडनेस, डिप्रेशन, होपलेसनेस, ये सब समाप्त हो जाएगा और हम फिर मानसिक रोगों से स्वस्थ हो जाएंगे। हमारे पास एक स्वस्थ मस्तिष्क होगा।
इसी संदर्भ में इन्होंने जो बातें कही है उसे हम एक छोटे से एक कहावत से समझ सकते हैं। क्लियर है? ये कविता देखने में बहुत छोटी है, बहुत छोटी सी है। एक लाइन की कविता है जिसमें 2 स्टेंजा है, 4-4 लाइन की है और ये बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो इसमें कहा भी गया है कि देखन में छोटन लागत है पर घाव करत गंभीर। यह कविता देखने में बहुत छोटी है, बड़ी सरल है, लेकिन ये सरल, ये छोटी सी कविता बड़े चीज़ों को छू लेती है। अ लिटिल थिंग कैन टच ए लार्जर थिंग, जैसा कि इन्होंने बताया है। तो देखन में छोटन लागत पर घाव करत गंभीर। तो यह कविता देखने में जरूर छोटी सी है, स्टेंजा वाइज हम काम इसमें एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें आपको उसका साइज दिखाई पड़ जाएगा, कितने शब्द हैं, कितने वाक्य हैं, कितनी कड़ियाँ हैं, वो दिखाई पड़ जाएगी। तो देखन में छोटन लागत पर घाव करत गंभीर। तो ये कविता देखने में छोटी सी है, लेकिन छोटी सी कविता, सरल कविता जो है, सिंपल पोएम जो है, वो बड़ी चीज़ को छू लेती है। तो इस कविता का सिग्निफिकेंस जो है वो लार्जर सिग्निफिकेंस है। इस कविता का जो सिग्निफिकेंस है क्या है? लार्जर सिग्निफिकेंस है। लेकिन कविता खुद में क्या है? ए स्मॉल, अ लिटिल पोएम है। दूसरी चीज है कि उन्होंने एक और बात बताई है जिसे अभी हम लिखते भी चल रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले बड़ी चीज क्या बताई है कि अ लिटिल थिंग कैन टच अ लार्जर थिंग। एक छोटी सी चीज बड़ी चीज को छू लेती है, जैसा कि उन्होंने कहा भी है अपने कविता के संदर्भ में। कौन सी कविता? द डस्ट ऑफ स्नो। दूसरी चीज है कि एक और चीज है, लोहा लोहे को काटता है। ये ऐसी कहावत है जो हम सबों को सुनने को मिलता है, लोहा लोहे को काटता है। इसमें कहने का अर्थ था कि जितने भी अपशगुन हैं, इनकी कविताओं में जो जो चीज़ों का, जो जो नेचुरल थिंग्स का इन्होंने प्रयोग किया है, वो सब अपशगुन है, इनऑस्पिशियस हैं। जैसे इन्होंने एक बर्ड का प्रयोग किया है, क्रो। तो कौवा जो है वो भी अपशगुन बर्ड है, ठीक है ना? तो वो उसका रंग काला है, उसकी आवाज़ कर्कश है, तो वो जब बोल देता है, जब हम लोग घर से निकलते हैं तो उसे अपशगुन माना जाता है, ठीक है। उन्होंने एक वृक्ष का भी चर्चा किया है, एक ट्री का भी चर्चा किया है जिसका नाम हेमलॉक ट्री है। हेमलॉक ट्री यानी कि पॉइजनस ट्री, जिसे हम धतूरा भी कहते हैं, ठीक है ना। अ पॉइजनस ट्री विथ वाइट फ्लावर, ये धतूरे का वृक्ष यानी कि जहरीला पौधा है। तो जो पौधा है वो भी अपशगुन का है, जो बर्ड है वो भी अपशगुन का है, लेकिन ये दोनों अपशगुन मिलकर एक और अन्य अपशगुन को समाप्त कर देता है। दूसरा अपशगुन कौन है? एक तरफ तो ये अपशगुन है ना, इनऑस्पिशियस थिंग्स है, और दूसरा अपशगुन है कि कवि डिप्रेस्ड है, कवि होपलेस है, कवि जो है, पोएट जो है वो सैड है। तो ये दोनों अपशगुन मिलकर एक अन्य दूसरे अपशगुन को समाप्त कर दे रहे हैं। इस कविता की सबसे बड़ी बात यही है। तो दो चीज है ये कि लोहा लोहे को काटता है, यानी कि बुराई बुराई को नष्ट करता है। तो इसमें बुराई क्या है? एक अपशगुन है चिड़िया, बर्ड, क्रो, दूसरा है हेमलॉक ट्री, और ये दोनों मिलकर समाप्त कर देते हैं किसे? पोएट की सैडनेस को, ठीक है ना। तो एक ये बात हुई। एक और बात है यहाँ डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के महीन चूर्ण, ठीक है ना, स्मॉल पार्टिकल्स। डस्ट मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स। तो बर्फ के महीन चूर्ण का ये भी अ थिंग फ्रॉम नेचर।
crow, hemlock tree and dust of snow, these three things are from nature. ये प्रकृति के अंग हैं। क्लियर है? तो बर्फ का चूर्ण का क्या यहाँ महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है? तो आइस जो है या स्नो जो है वो सेंसेशन को बढ़ाता है। क्या चीज़ को बढ़ाता है? हमारे सेंसेशन को क्या करता है? जगाता है। कवि जो है, पोएट जो है, वो पहले सैड अवस्था में है और जब उसके शरीर पर बर्फ के चूर्ण आते हैं, गिरते हैं हेमलॉक ट्री से, जो कौवे ने झकझोर कर गिराया था, इससे कवि के अंदर सेंसेशन जग जाता है। ठीक है ना? तो ये सेंसेशन जगने का काम था कि कवि अपने पूर्व अवस्था यानी कि सैडनेस की अवस्था को छोड़कर एक नई अवस्था की ओर जाता है और पुराने अवस्था को समाप्त कर नई अवस्था की ओर ले जाने वाला कौन है? वो डस्ट ऑफ स्नो है, जिसने कवि को उदासी की दुनिया से हटाकर जहाँ ले जा रहा है वो आनंद की दुनिया है। तो कवि ने इस कविता को इसीलिए लिखा था कि मनुष्य अपने दुख को कैसे समाप्त कर सकता है, दुख की अवस्था से कैसे वो निकल सकता है, दुख की अवस्था को कैसे छोड़कर सुख की अवस्था में, आनंद की अवस्था में पहुंच जाए। तो कवि का यही मनसा था, यही मेन थीम था पोएम लिखने का कि मनुष्य जो दुख में डूबा है, मानसिक दुख में डूबा है, उसे कैसे बाहर निकाला जाए। तो इस दृष्टिकोण से यह पोएम जो है काफ़ी सफल है और हम कह सकते हैं कि कवि ने 100% अपनी सफलता प्राप्त की है। तो आइए अब हम लोग इस पोएम का लाइन बाय लाइन या स्टेंजा वाइज मीनिंग समझेंगे, उसका डिफ़िकल्ट वर्ड्स नोट समझेंगे और फिर हम लोग इस पर क्वेश्चन कुछ करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। क्लियर है? तो अभी हम लोग जो पोएम करने वाले हैं उसका लाइन बाय लाइन स्टेंजा वाइज हम लोग देखेंगे। The way a crow shook down on me, the dust of snow, the dust of snow from a hemlock tree, from a hemlock tree। ये फर्स्ट स्टेंजा हो गया। अब सेकेंड स्टेंजा है हैज़ गिवन a change, has given my heart, has given my heart a change of mood, a change of mood, a change of mood, and saved some part, and saved some part of a day, of a day, of a day I had rued, I had rued, फुल स्टॉप। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि डस्ट ऑफ स्नो का ये फर्स्ट स्टेंजा है और ये सेकेंड स्टेंजा है और यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर एक फुल स्टॉप है। यही एक छोटी सी पोएम है, वेरी सिंपल एंड शॉर्ट पोएम बट फुल ऑफ लार्जर सिग्निफिकेंस। छोटा है लेकिन इसका महत्व काफ़ी बड़ा है। तो आइए हम लोग चलते हैं इस स्टेंजा, फर्स्ट स्टेंजा को वर्ड मीनिंग के साथ, एक्सप्लेनेटरी नोट्स के साथ इसको समझेंगे। द वे, जिस तरह से, अक्रो, एक कौवे ने,
जिस तरह से एक कौवे ने शुक हिलाया, डाउन ऑन मी, नीचे गिराया मुझ पर। यहां मी कवि के लिए, कवि ने अपने लिए प्रयोग किया है। मी क्या? कवि ने अपने लिए प्रयोग किया है। तो जिस तरह से एक कौवे ने हिलाकर गिराया उसके ऊपर, यानी कवि के ऊपर क्या गिराया? द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ के महीन चूर्ण को। क्लियर ना? तो जिस तरह से कौवे ने हिलाकर गिराया कवि के देह पर, शरीर पर, बर्फ के चूर्ण को, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। कहां से बर्फ को, चूर्ण को कौवे ने गिराया? तो धतूरे के वृक्ष से। कहां से? धतूरे के वृक्ष से। समझेंगे इसे, हम इस तरह समझेंगे, कवि उदास था, धतूरे के वृक्ष के नीचे बैठा था। क्लियर है? तो इस प्रकार से कवि वृक्ष के नीचे बैठा है और ऊपर, वृक्ष के ऊपर कौवा है। ऊपर उसने पेड़ को हिलाया और पेड़ पर बर्फ के चूर्ण पड़े थे, वो नीचे गिरता है। कहाँ गिरता है? नीचे कवि के बॉडी पर गिरता है। क्लियर? तो यहाँ हम देखेंगे द वे। ये वे मतलब क्या होता है? मैनर। वे मतलब क्या होता है? मैनर। ठीक है ना? वे मतलब मैनर, ढंग या तरीका, ढंग या तरीका। शुक, ये शुक मतलब क्या होता है? ट्रेम्बल्ड, TREMBLED, ट्रेम्बल्ड, यानी कि हिलाया। क्या किया? ये हिलाया। ठीक है? क्या हिलाया? डस्ट, डस्ट ऑफ स्नो। इस डस्ट का मीनिंग क्या हुआ? स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि महीन चूर्ण। क्लियर? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक मीन्स अ पॉइजनस, a poisonous tree with white flower, with white flower। क्लियर है? तो इसे फर्स्ट स्टेंजा में हर लाइन में एक डिफिकल्ट वर्ड है जो आपको यहां पर दिया गया। क्लियर? तो वे मीन्स मैनर, यानी कि ढंग। शुक मतलब हिलाना, ट्रेम्बल्ड। डस्ट मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स, महीन चूर्ण। और हेमलॉक मीन्स धतूरे का वृक्ष। हेमलॉक ट्री मीन्स धतूरे का वृक्ष। तो कवि ने फर्स्ट स्टेंजा में आपको क्या बताया कि कौवा वृक्ष पर है, उसने वृक्ष की टहनियों को हिलाता है और वृक्ष पर जो बर्फ के चूर्ण है वो नीचे गिरता है और कहाँ पड़ता है? कवि के शरीर पर पड़ता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर एक ये भी बात बताया गया है कि जैसा समाज रहता है वैसा प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। क्लियर? तो यहाँ कवि उदास था, इसलिए कहाँ जाकर बैठा? धतूरे के वृक्ष के पास। धतूरा कैसा है? अपशगुन है, दुख का है। और ऊपर में कौवा क्या है? वो भी दुख का है। तो ये सब एक जगह पहुँचते हैं। क्लियर? और इसमें अगला स्टेंजा में ये भी बताएगा कि ये दोनों अपशगुन जो हैं, कौवा और धतूरा, वो कवि के दुख को दूर कर देते हैं, यानी कि लोहा लोहे को काटता है। तो इस प्रकार से अब हम लोग चलते हैं आपको सेकेंड स्टेंजा में। द फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री द डस्ट ऑफ स्नो हैज गिवन माई हार्ट। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ पर है। द डस्ट ऑफ स्नो हैज गिवन माई हार्ट। कवि कहता है कि बर्फ का ये चूर्ण दे डाला है मेरे हृदय को, दे डाला है मेरे हृदय को। अ चेंज, एक परिवर्तन दे डाला है। क्या चीज का? मूड का, मानसिक स्थिति का। मूड यानी कि मेंटल स्टेट, मानसिक स्थिति का बदलाव कर डाला है। तो कवि का मानसिक स्थिति का बदलाव किसने किया? स्नो ने। स्नो को किसने गिराया? कौवे ने। क्लियर है? तो कौन सा मानसिक स्थिति? बर्फ का चूर्ण शरीर पर पड़ने से पहले कवि जिस अवस्था में था वो सैडनेस की अवस्था थी, और अब जैसे ही बर्फ के चूर्ण शरीर पर पड़ा तो एक सेंसेशन जगा। ठीक है ना? और संवेदना बढ़ी और कवि पूर्व की अवस्था से जग गया। गर्म शरीर पर अगर
बर्फ़ के चूर्ण पड़ते हैं तो अचानक शिहरण शरीर में उत्पन्न होता है और मनुष्य पूर्व की अवस्था को भूलकर नए अवस्था में पहुंच जाता है। तो नए अवस्था में किसने पहुंचाया? उस बर्फ़ के चूर्ण ने। तभी कवि ने कहा है कि मेरे मूड को बदल डाला है, मेरे हृदय को एक परिवर्तन दिया, मेरे मूड को बदल दिया। किसने? डस्ट ऑफ स्नो ने। एंड सेव्ड सम पार्ट, और उस दिन का कुछ हिस्सा तो नष्ट हो गया था, बाकी जो बच गए थे वो बच गए। शेष दिन के जो पार्ट बचे हुए थे, एंड सेव्ड सम पार्ट, और इस बदलाव ने, मूड के इस बदलाव ने बचा लिया उस रोज का कुछ हिस्सा जो बचा हुआ था, ऑफ ए डे, उस रोज का। आई हैड रीव्ड, और कवि को बड़ा पश्चाताप है उस समय का जो बर्बाद हो चुका था शैड की अवस्था के चलते। तो इस प्रकार से सेकेंड स्टेंजा में हमने क्या देखा? तो यहां चेंज मीन्स डिफरेंस, DIFFERENT, डिफरेंट, अलग कर दिया। यहां मूड यानी कि मेंटल स्टेट, माइंड या मेंटल, MENTL, मेंटल स्टेट, मानसिक अवस्था, ठीक है। और यहां सेव्ड, सुरक्षा, बचा लिया। और रीव्ड, RUED, रीव्ड मीन्स आपको रीव्ड का मीनिंग हो जाएगा आपका रिग्रेट, REGRET, रिग्रेट, पश्चाताप, कवि को पश्चाताप। तो इस सेकेंड स्टेंजा में भी जो डिफिकल्ट वर्ड आए वो आपको 3 डिफिकल्ट वर्ड्स नोट्स यहाँ पर है। आप इस तरह से इस पूरे स्टेंजा को आप समझ सकते हैं। अब हम लोग इसका राइम स्कीम देखने चल रहे हैं। क्या देखने चल रहे हैं? राइम स्कीम, रिदम, ठीक है ना। कवि ने इसमें जो राइम स्कीम है वो क्या है, ये भी एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ क्रो, क्रो का ये ओ आ रहा है। क्या आ रहा है? ओ। तो इस ओ साउंड के लिए मान लीजिए कि हम ए ले लिए, यहाँ पर है मी यानी कि ई, ठीक है ना। तो इस ई के लिए हम बी ले लिए। फिर यहाँ स्नो, ओ क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। तो ओ के लिए हमने ए माना था, तो यहाँ भी ओ आया तो ए मान लिए। फिर यहाँ ई आ रहा है, ट्री, क्या आ रहा है? ई, तो ई के लिए हमने क्या माना था? बी। तो इस प्रकार से राइम स्कीम क्या निकला? ए बी, ए बी। फर्स्ट स्टेंजा में राइम स्कीम क्या मिला? मेरा राइम स्कीम मिला हमारा ए बी, ए बी। फिर सेकंड में आते हैं हार्ट यानी कि आर्ट, ट आ रहा है, तो इस ट के लिए हम मान लिए ए, ट के लिए ए मान लिए। यहाँ आ रहा है मुड, ड के लिए बी मान लिए क्योंकि मिल नहीं रहा है ये। और फिर यहाँ पार्ट, ट आया, इस ट के लिए हम ए माने थे तो ए हो गया। यहाँ है रीव्ड, ड, तो मूड में भी डी है और रीव्ड में भी डी है, तो इसके लिए हम फिर मान लिए बी। तो इसका राइम क्या निकला हमारा? ए बी, ए बी, ए बी, ए बी। क्लियर है? तो सेकेंड स्टेंजा का राइम स्कीम हमारा क्या हुआ? ए बी, ए बी। तो इस प्रकार से हमने डिफिकल्ट वर्ड, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, मीनिंग स्टेंजा का और राइमिंग स्कीम हम लोगों ने निकाला। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं इस पर, जो एग्जाम में आता है स्टेंजा वाइज क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन जो स्टेंजा वाइज है, अभी हम लोगों को क्या थीम निकला इसका, कि जो कवि ने कहा था कि आधुनिक ज़माने में मनुष्य क्या है? मानसिक रोग से ग्रसित है। इसका कारण है कि वो प्रकृति से कट चुका है, नेचर से क्या है? कट चुका है। तो हम लोग जब नेचर से कट जाएंगे तो मानसिक अवस्था जो है हमारी वो बीमारियों से भर जाएगा। कवि ने ये भी कहा है कि हम नेचर में जाएं, नेचर का आनंद लें और सभी तरह के मानसिक रोगों से अलग हो जाएं। तो यह कविता सिंबॉलिकल भी है। सिंबॉलिकल किस सेंस में? तो यहाँ पर क्रो है, ठीक है ना, क्रो है और हेमलॉक ट्री है, हेमलॉक ट्री,
तो ये क्रो और हेमलॉक ट्री जो है वो क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट, है ना, ये क्या चीज का रिप्रेजेंट करते हैं? सैडनेस का। क्या चीज का? सैडनेस का रिप्रेजेंट करते हैं, उदासी का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्लियर है? तो क्रो जो है और हेमलॉक जो है वो सैडनेस का रिप्रेजेंट, तो हम कह सकते हैं कि ये पोएम जो है वो सिंबॉलिकल पोएम है। ठीक है ना? क्या है? सिंबॉलिकल पोएम है। और इसमें आपको सजेस्टिव पोएम भी है। सजेस्टिव किस सेंस में? कवि सजेस्ट कर रहा है ह्यूमन बींग्स को कि यू गो टू नेचर एंड एंजॉय देम एंड आफ्टर दिस यू विल बी फ्री फ्रॉम मेंटल डिजीज। तो इस सेंस में यह कविता बड़ी सजेस्टिव भी है। तो यह पोएम जो है वो सिंबॉलिकल भी है। सिंबॉलिकल, यह सिंबॉलिकल एंड सजेस्टिव पोएम, सजेस्टिव पोएम है। क्लियर है ना? तो ये भी हमने जाना कि ये पोएम किस तरह का है? सिंबॉलिकल है और सजेस्टिव है। तो इस प्रकार से अब हम लोग ये भी देखने जा रहे हैं इस पोएम पर स्टेंजा वाइज क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है 4 छोटे छोटे क्वेश्चन, एक एक मार्क्स के होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका क्वेश्चन कि नेम द पोएम, नेम द पोएम एंड द पोएट, एंड द पोएट। क्लियर है? ये स्टेंजा दे दिया आपके बोर्ड एग्जाम में और पूछेगा कि ये किस कविता से लिया गया है, इसका पोएम का नाम बताइए। तो अगर हम इसको अच्छी तरह से आज समझे हैं, लाइन बाय लाइन समझे हैं, तो हमारे माइंड में होगा, और माइंड में होगा तो इस स्टेंजा को जैसे ही हम देखेंगे या एक बार पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा कि अरे ये तो पोएम डस्ट ऑफ स्नो का है। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका नेम द पोएम का आंसर क्या हो जाएगा? डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो। क्लियर है? तो ये करेक्ट हो गया। यह लाइन, ये स्टेंजा कहाँ से लिया गया था? डस्ट ऑफ स्नो से लिया गया था। तो जैसे ही लिख देंगे ये पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, तो आपका 1 नंबर मिल जाएगा। फिर एक लिखेंगे नेम द पोएट, तो जैसे ही इसको हम पढ़े हैं अच्छी तरह से तो हम यहाँ पर देख भी रहे हैं कि इस पोएट का नाम क्या है, इस पोएम को लिखने वाले कवि का नाम क्या है? तो नाम है रॉबर्ट, ROBERT, रॉबर्ट, और FROST, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और जैसा कि मालूम है कि प्रॉपर नेम हमेशा कैपिटल से लिखते हैं, तो रॉबर्ट का R कैपिटल और फ्रॉस्ट का F कैपिटल। तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चन में हमारा एक क्वेश्चन हो गया। 4 क्वेश्चन किस सेंस में? स्टेंजा पर आधारित 4 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 3 और क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि कवि का नाम और कविता का नाम, पोएम का नाम। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है कि वेयर वाज द क्रो, वेयर वाज द क्रो, वेयर वाज द क्रो, कौवा कहाँ है? तो हम लोग लिख सकते हैं कि द क्रो वाज ऑन, द क्रो वाज सिटिंग, द क्रो वाज सिटिंग ऑन द हेमलॉक ट्री, ऑन द हेमलॉक ट्री। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि कौवा क्या है? हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है, या ऐसे भी पूछ सकता है नेम द बर्ड, नेम द बर्ड। तो इस स्टेंजा में जो बर्ड है वो कौन सा है? क्रो है। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन हो सकता है कि what fell on the poet's body, what fell on the poet's body, कवि के शरीर पर क्या गिरा? तो हम लिख सकते हैं डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन
द पोएट्स ऑन द पोएट्स बॉडी, ऑन द पोएट्स बॉडी। क्लियर है? तो कवि के शरीर पर क्या गिरा? बर्फ के चूर्ण। तो ये जितने भी क्वेश्चन है उस सबका आंसर हम इसी स्टेंजा से देंगे। तो ये 2 क्वेश्चन बीच का हो गया। और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पर होगा। क्लियर? यानी कि वर्ड फॉर्मेशन पर होगा। क्या चीज़ पर होगा? वर्ड फॉर्मेशन या मीनिंग पर हो सकता है। क्लियर? तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि व्हाट इज द सिमिलर वर्ड, ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट इज द सिमिलर वर्ड, व्हाट इज द सिमिलर वर्ड फॉर पार्टिकल्स, PARTICLES। पार्टिकल्स का सिमिलर वर्ड क्या होगा? तो पार्टिकल्स का सिमिलर वर्ड क्या होगा? डस्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? डस्ट। डस्ट इज द सिमिलर वर्ड फॉर पार्टिकल्स, PARTICLES, पार्टिकल्स यानी कि महीन चूर्ण। तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चन हमने किए आपको क्या चीज़ पर? स्टेंजा वाइज। ठीक उसी तरह से अब हम लोग सेकेंड स्टेंजा जो है उस पर भी हम लोग कर सकते हैं। तो बुक आपके पास है और हम लोग सेकेंड स्टेंजा पर 4 क्वेश्चन कर रहे हैं और देखते हैं कि वो हम लोग कर पाते हैं या नहीं। तो इस प्रकार से अभी हम लोग 4 क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट वाज द पोएट्स मूड। अब ये सेकेंड स्टेंजा जो है, सेकेंड स्टेंजा पर आधारित जो क्वेश्चन है वो हम करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट वाज द पोएट्स मूड, व्हाट वाज द पोएट्स मूड। तो पोएट का मूड कैसा था? तो हमने पोएम के बिगिनिंग में बताया था कि पोएट का मूड सैड था। तो आंसर क्या होगा इसका? द पोएट्स मूड वाज सैड। क्या था? सैड था। कवि का मूड कैसा था? उदास था। तो एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन इसमें यह भी पूछ सकता है कि नेम द पोएम एंड द पोएट। तो इस सेकेंड स्टेंजा में कौन सी कविता से ली गई है पोएम से? तो डस्ट ऑफ स्नो से। इसके पोएट का नाम क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इस प्रकार से हम लोग 2 क्वेश्चन मान लीजिए कर लिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था नेम द पोएम एंड द पोएट, सेकेंड है हमारा व्हाट वाज द पोएट्स मूड। और इस प्रकार से हम एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, वह है आपका कि पोएट का मूड किसने चेंज किया। ठीक है ना? व्हाट हैज चेंज्ड, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट हैज चेंज्ड, व्हाट हैज चेंज्ड द पोएट्स मूड, द पोएट्स मूड। कवि के मूड को किसने बदला? तो लिख सकते हैं डस्ट ऑफ स्नो। क्या लिख सकते हैं? डस्ट। आंसर लिख सकते हैं इसका डस्ट ऑफ स्नो। इतना से भी काम चल जाएगा, लेकिन हम चाहें तो और लिख सकते हैं डस्ट ऑफ स्नो हैज चेंज्ड द पोएट्स मूड, हैज चेंज्ड द पोएट्स मूड, पोएट्स मूड। कवि के मूड को किसने बदला? आपको डस्ट ऑफ स्नो ने बदल दिया। क्लियर है? एक और क्वेश्चन हो सकता है फोर्थ, हमने कहा था वर्ड्स फॉर्मेशन से हो सकता है। व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ, बोले थे कि व्हाट इज द सिमिलर वर्ड, व्हाट इज द सिमिलर वर्ड फॉर रिग्रेट, REGRET। रिग्रेट के लिए आपको सिमिलर वर्ड ढूंढना है दिए गए स्टेंजा से। यानी दिया गया स्टेंजा कौन होगा आपके लिए? स्टेंजा सेकेंड स्टेंजा के
जो 4 लाइन आपको दिए रहेंगे क्वेश्चन में, उसमें आपको ढूंढना है रिग्रेट के लिए एक सिमिलर वर्ड। तो बताया गया है कि रिग्रेट के लिए सिमिलर वर्ड है र्यूड, RUED, र्यूड। ये आपका सिमिलर वर्ड है। तो इस प्रकार से स्टेंजा वाइज क्वेश्चन करना भी हमारे लिए आसान है, क्योंकि हमने पढ़ा है अच्छे ढंग से, समझा है वर्ड मीनिंग, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, तो हम उस पर जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम उसको कर सकते हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी क्लास 10th CBSE बोर्ड एग्जामिनी के लिए, जो मई में है। और ये वीडियो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक, इसके लिए मेरा मनोबल भी बनता रहेगा। और मैं आप लोगों के लिए यूज़फुल वीडियोस पोएम पर आधारित बनाते रहेंगे। थैंक्स।